नमस्कार, मैं हूं राजेश कुमार। शाम के 6 बज चुके हैं और वक्त हो चुका है 6 बजे की 6 बड़ी खबरों का। देश प्रदेश की तमाम इसमें बड़ी खबरों के अलावा कुछ और खबरें भी होंगी, लेकिन आपको 6 बजे की 6 तस्वीरें हम पहले दिखाते हैं जिस पे आगे विस्तार से बात करेंगे। और पहली खबर, देश को नया संसद भवन मिल गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भवन का उद्घाटन किया है। दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, दूसरी खबर जिसमें दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में बीजेपी की अहम बैठक हुई और बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री इस बैठक में शामिल हुए। वहीं तीसरी खबर, नए संसद भवन के उद्घाटन पर कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम के ट्वीट की है, जिसमें वो अपनी ही पार्टी को, विपक्ष को कटघरे में खड़ा करते हुए नजर आ रहे हैं और उन्होंने कहा कि देवता पुष्प बरसा रहे हैं, गधे चिल्ला रहे हैं। चौथी तस्वीर, चौथी खबर लखनऊ की बात करेंगे, जहां लखनऊ में बीजेपी ने बड़ी बैठक की और सभी मोर्चों के जो पदाधिकारी थे वो यहां पे मौजूद रहे। भूपेंद्र चौधरी ने बैठक ली। पांचवी खबर में बात होगी पहलवानों की। जंतर मंतर पे धरना दे रहे पहलवानों ने नई संसद भवन की कूच किया था, लेकिन पुलिस ने उन्हें रास्ते में रोका। इस दौरान झड़प भी हुई। पहलवानों और उनके समर्थकों को हिरासत में भी कईयों को लिया गया है। और आज छठी खबर, जिसमें हादसों का आज का रविवार रहा। यूपी के कई जिलों में आज कई जगह सड़क हादसे हुए जिसमें कई लोगों की जान गई। 6 बजे की ये 6 बड़ी खबरें जिस पे आगे विस्तार से बात करेंगे। तो आज देश को नई संसद मिल गई, नया संसद भवन मिल गया। उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया और देश को लोकतंत्र का नया मंदिर मिला है। प्रधानमंत्री ने नए संसद भवन का उद्घाटन किया और प्रधानमंत्री ने नए संसद को राष्ट्र को समर्पित किया है। प्रधानमंत्री ने इसका उद्घाटन किया, उनके साथ ओम बिरला भी मौजूद रहे। लोकसभा में पवित्र सेंगोल को भी स्थापित किया गया। मंत्रोच्चार के साथ पवित्र सेंगोल को भी यहां पे स्थापित किया गया और स्पीकर के आसन के पास सेंगोल को स्थापित किया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी अवसर पे, इसी मौके पे प्रधानमंत्री ने स्मारक डाक टिकट और 75 रुपए का सिक्का भी जारी किया। और नई संसद भवन के उद्घाटन पर प्रधानमंत्री ने संबोधित भी किया। जो श्रमिक थे उनको भी यहाँ पे संबोधित किया, उनको सम्मानित किया गया, यहाँ पे उनका हौसला बढ़ाया गया। नया भवन संकल्प को सिद्धि से जोड़ने वाला अहम कड़ी रहेगा, ये उन्होंने कहा। नए रास्तों पर चलकर ही नए प्रतिमान गढ़े जाते हैं। नया भारत आज नया लक्ष्य तय कर रहा है और भारत आगे बढ़ता है तो विश्व आगे बढ़ता है, प्रधानमंत्री ने कहा। और देश की विकास यात्रा में कुछ पल अमर हो जाते हैं। संसद में पवित्र सेंगोल की स्थापना ऐतिहासिक है। तो आज देश को नई संसद मिल गई, नया संसद भवन मिल गया। प्रधानमंत्री ने इसका उद्घाटन किया, उनके साथ ओम बिरला मौजूद रहे और यहाँ पे उन्होंने जो महंत थे उनका आशीर्वाद भी लिया, सेंगोल को स्थापित किया, संबोधित भी किया। जो श्रमिक थे उनको सम्मानित किया। तो आज का दिन ऐतिहासिक, क्योंकि देश को नया संसद भवन मिल गया। और इस दौरान प्रधानमंत्री ने संबोधित करते हुए कई बातों का जिक्र किया। श्रमिकों को भी सम्मानित किया गया। जो श्रमिक यहां मौजूद थे, जिनका अहम योगदान रहा इस इमारत को खड़ा करने का, लोकतंत्र के इस मंदिर को बनाने का, उनको भी सम्मानित किया गया। खबर लखनऊ से है, जहां यूपी बीजेपी की अहम बैठक संपन्न हो चुकी है और बीजेपी मुख्यालय पर बुलाई गई थी ये बैठक, जिसमें सभी मोर्चों के प्रमुख पहुंचे थे। अल्पसंख्यक, ओबीसी, युवा समेत सभी मोर्चों के अध्यक्ष इस बैठक में मौजूद रहे और यहां मंथन किया गया। संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह की अध्यक्षता में बैठक हुई और महासंपर्क अभियान को लेकर ये बैठक बुलाई गई थी। क्योंकि 9 साल केंद्र सरकार के पूरे हुए हैं, कैसे सरकार की उपलब्धियों को लोगों तक पहुंचाया जाए, इसको लेकर यहां पे रणनीति बनी, मंथन हुआ, समीक्षा की गई।
तो अल्पसंख्यक, ओबीसी, युवा समेत सभी मोर्चों के अध्यक्ष यहां मौजूद रहे और संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह की अध्यक्षता में यह अहम बैठक हुई। महासंपर्क अभियान को लेकर यह बैठक बुलाई गई थी। युवा मोर्चा की बैठक समाप्त हो चुकी है। ऐसे में हमारे पास राज्य मंत्री दानिश आजाद जी हमारे साथ बात करने के लिए। सर, क्या रहा आज की बैठक में, क्या अहम कुछ फैसले की रखे गए या क्या किस मुद्दे को लेकर के बातें रखी गई हैं आज? देखिए, उत्तर प्रदेश की जो हमारी सरकार और केंद्र की हमारी मोदी सरकार, ये डबल इंजन की सरकार, विकास के पथ पे आगे बढ़ने वाली सरकार है। हम संवाद स्थापित करके बेहतर व्यवस्थाओं को लागू करने के लिए काम करते हैं। अभी 1 महीने के लिए जो जनसंपर्क अभियान चलेगा, जिसमें हमको जाके संपर्क करना है। संपर्क का मतलब है कि हमको संवाद करके कैसे बेहतर तरीके से अपने समाज को आगे ले जाना है। इन बिंदुओं पे हम लगातार, हमारी संगठन भी, हमारी सरकार भी काम करती है। और निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी जो है देश की और विश्व की एकमात्र ऐसी पार्टी है जो जनता के बीच में रह के जनता के हित के लिए, प्रदेश और देश की तरक्की के लिए काम करती है। इस अभियान के सहारे 2024 को भी साधने का इरादा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता हमेशा लगातार फील्ड पे, ग्राउंड पे रहता है। धरातल पर रह के विकास को सुनिश्चित करना, ये हमारी कार्यकर्ताओं की पहचान है। और निश्चित तौर पे निकाय चुनाव में जो ऐतिहासिक सफलता मिली, हम लोकसभा में भी अपने पार्टी के झंडे गाड़ेंगे। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ में राज्य मंत्री दानिश आजाद जी। इनका साफ तौर पे कहना है कि आने वाले समय में हम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बढ़ते हुए आगे निकलते नजर आएंगे। कैमरामैन नमित साहनी के साथ में संदीप मिश्रा, न्यूज़ ऑन इंडिया, लखनऊ। युवा मोर्चा नरेंद्र कश्यप जी हमारे साथ में। सर, क्या रहा इस बैठक में, आज की बैठक में, और किस एजेंडे को लेकर आगे बढ़ रहा है? सभी मोर्चों के अध्यक्ष और महामंत्री गणों की बैठक भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री संगठन धर्मपाल जी ने ली है। सभी मोर्चों को मोदी सरकार के 9 वर्षों की उपलब्धियों को विभिन्न आयोजन कार्यक्रम के माध्यम से समाज में ले जाने का निर्देश दिया है। ओबीसी मोर्चा भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ जनों के आदेश को मानते हुए प्रदेश के सभी जिलों में पिछड़े वर्गों के सम्मेलन करेगा। महानगरों में धन्यवाद मोदी के नाम से रैली करेगा। लाभार्थियों के साथ संपर्क करके उनको पत्रक सौंपेगा। प्रधान से लेकर सांसदों तक संवाद करके ओबीसी मोर्चा 1 महीने में उत्तर प्रदेश में पिछड़े वर्गों के अधिकांश लोगों से संपर्क करके इस 1 महीने के अभियान को कामयाब बनाने में लगेगा। और हम निश्चित मत और मन के साथ, भारतीय जनता पार्टी लगी है कि जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के महानगरों की जनता ने 17 में से 17 निगमों में भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड जीत देकर एक बार फिर साबित किया कि योगी जी की सरकार, मोदी जी की सरकार का सानी अभी कोई देश प्रदेश में नहीं है। इसलिए आगामी लोकसभा चुनाव के रास्ते और भी आसान लग रहे हैं। और जैसा भारतीय जनता पार्टी ने मनोभाव बनाया, और मनोभाव इसलिए बनाया कि आजमगढ़ हमने जीता है, रामपुर हमने जीता है, स्वार हमने जीता है, तो 80 लोकसभा में 80 जीतेगी भारतीय जनता पार्टी, ये लक्ष्य लेकर हम आगे बढ़ गए। यानी कि जो महाअभियान चलाया जा रहा है, इससे 2024 को सीधे देखा जा रहा है। देखिए, कोई भी आयोजन, अभियान, कार्यक्रम होता है, निश्चित राजनीतिक लाभ उसका मिलता है। इस अभियान के पीछे मोदी सरकार की उपलब्धियों को जनता के बीच ले जाना है। और जब उपलब्धियां जनता के बीच जाएंगी, पिछड़े वर्गों के बीच में जन जागरण होगा, तो निश्चित है 2024 की जमीन हमारी और मजबूत होगी। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ में नरेंद्र कश्यप जी। इनका साफ तौर पे कहना है कि 2024 के ही सहारे आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे, क्योंकि जिस तरीके से महाअभियान चलेगा, इस महाअभियान में हम लोगों को बहुत फायदा मिलने वाला है। कैमरामैन नमित साहनी के साथ मैं संदीप मिश्रा, न्यूज़ ऑन इंडिया, लखनऊ। मुझे लगता है कि ये सारे लोग जो एक वातावरण बनाने का प्रयास कर रहे हैं, वो सब 2024 के लोकसभा की इनकी अपनी तैयारियां हैं, उसी का अपना रिहर्सल करने का काम कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि जो परंपराएं रही हैं, जो व्यवस्थाएं रही हैं, और देश के आदरणीय प्रधानमंत्री की लोकप्रियता के अनुरूप अगर आका जाए, तो मैं समझता हूँ उसमें सारी व्यवस्था संवैधानिक तरीके से हो रही हैं। और देश के लिए एक गौरवमयी दिन है, गौरवमयी क्षण है कि देश का संसद का नया भवन देश को समर्पित करने का काम आदरणीय लोकप्रिय नेता, विश्व के लोकप्रिय नेता आदरणीय मोदी जी के कर कमलों के द्वारा आज संपन्न हुआ। पीठाधीश्वर, अलग अलग उनके गुरु, अलग अलग संत, अलग अलग समाज के प्रतिष्ठित लोग उस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं।
धर्माचार्यों के द्वारा विधिवत उसकी पूजा अर्चना जो भारत की सनातन परंपरा है उसके अनुरूप करने का काम किया गया। स्वामी जी जो बोल रहे हैं, और स्वामी जी का तो क्या बोलते हैं, भवानी माले के आप भी जानते हो। एक महीने में प्रमुख तौर पर सभी मोर्चों को लाभार्थियों से संपर्क करना, जैसे नौजवानों को क्या लाभ हुए हैं उनको संपर्क करना। एक बाइक रैली युवा मोर्चा कर रहा है जो पूरी लोकसभा में घूमेगी। इसी तरह हर विधानसभा में मोर्चों के संयुक्त सम्मेलन, ऐसे कर लोकसभा चुनाव 2024 की दृष्टि से पूरे एक महीने का रूट मैप तैयार हुआ है। उसी की तैयारी के संबंध में आज बैठे युवा मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति, जैसे ही राष्ट्रीय स्तर पर निर्देश मिला तो 30 तारीख को हम प्रदेश कार्य समिति कर रहे हैं और प्रदेश कार्य समिति में हमारे पूरे प्रदेश नेतृत्व का मार्गदर्शन 2024 की दृष्टि से मिलेगा। और उसके बाद फिर हम लोग जिलों की कार्य समिति करेंगे, मंडल की कार्य समिति करेंगे और कहीं ना कहीं एक तरह से चेक भी करेंगे कि कहाँ पर कोई लूप होल है, कोई कार्यकर्ता निष्क्रिय है तो उसके स्थान पर नई नियुक्ति करने से लेकर एक तरह से 2024 की दृष्टि से पूरी चाक चौबंद व्यवस्था करते हुए चुनाव की तैयारी में एक तरह से युवा मोर्चा कूद गया है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, दोनों डिप्टी सीएम हैं, मुख्यमंत्री जी का भी समय मांगा गया है लेकिन अभी कंफर्म नहीं हुआ। स्मृति ईरानी जी आ रही हैं, हमारे धर्मपाल जी हैं, ये सब लोग रहेंगे। और खबर अयोध्या से है जहां सनबीम स्कूल में छात्रा की मौत का मामला है। मृतक छात्रा के परिजनों को कब मिलेगा इंसाफ, ये सबसे बड़ा सवाल है। छुट्टी के दिन छात्रा को क्यों स्कूल बुलाया गया था, यह अहम सवाल है। और छात्रा के झूले से गिरने की झूठी बात क्यों कही गई थी, तो प्रधानाचार्य रश्मि भाटिया ने किसके लिए झूठ बोला, हादसा हुआ तो पुलिस को क्यों जानकारी नहीं दी, छात्रा प्रधानाचार्य के कमरे से रोती हुई क्यों निकली, कुछ सीसीटीवी खराब थे तो पहले ठीक क्यों नहीं कराए गए। बहुत से सवाल इस पूरे मामले में हैं। घायल छात्रा को निजी अस्पताल क्यों ले जाया गया, छात्रा को पास के जिला अस्पताल क्यों नहीं ले जाया गया, केस दर्ज होने के बाद भी आरोपियों को क्यों नहीं पकड़ा गया। तो जहां छात्रा गिरी वहां फोरेंसिक जांच क्यों नहीं कराई, सवाल यह भी है। छात्रा छत से गिरी तो नींव से 8 फीट दूर कैसे गिरी, क्या छात्रा को किसी ने छत से धक्का दिया, और गिरने के 15 मिनट तक कोई भी मौके पर क्यों नहीं पहुंचा। तो छात्रा डिप्रेशन में थी तो उसने स्कूल में जाकर आत्महत्या क्यों की, सवाल यह भी है। प्रधानाचार्य से बातचीत के बाद छात्रा तीसरी मंजिल पर क्यों गई, और इसी को लेकर यहां कैंडल मार्च निकाला गया। इंसाफ की मांग की जा रही है। सीधी तस्वीरें अयोध्या से जहां इस बच्ची के लिए इंसाफ मांगा जा रहा है, जस्टिस की मांग की जा रही है। ये बच्चे, ये छात्राएं, ये महिलाएं हाथों में बैनर लेके, पोस्टर लेके इसलिए सड़क पे उतरी हैं ताकि उस छात्रा को इंसाफ मिल पाए, उसके साथ जिन्होंने गलत किया है उनको उनके किए की सजा मिल पाए। तो सनबीम स्कूल में छात्रा की मौत का यह मामला, और इस मामले में अभी कई सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब मिलना बाकी है। खबर गाजियाबाद से है जहां लोनी में सफाई कर्मचारियों पर फायरिंग की गई है। सफाई कर्मचारियों पर रिटायर्ड फौजी ने गोली चला दी और स्वच्छ भारत का ऑडियो गीत बजाने से नाराज था फौजी। फायरिंग में बाल बाल बचे सफाई कर्मचारी, और सफाई कर्मचारियों ने लोनी थाने में शिकायत दर्ज कराई है। बड़ी संख्या में थाने पर जमा हुए सफाई कर्मचारी और मामले की जांच में जुटी है पुलिस। लोनी थाना इलाके के मुस्तफाबाद का यह मामला, जहां पे एक रिटायर्ड फौजी, जो कि अमूमन घरों से कूड़ा उठाने वाली जो गाड़ी है उसमें स्वच्छ भारत अभियान के चलते एक गाना चल रहा होता है, गीत चल रहा होता है, और उससे उसकी आवाज़ को लेकर इस रिटायर्ड फौजी को गुस्सा आया और इसने वहां पे सफाई कर्मचारी पर ही गोली चला दी। हालांकि वो बाल बाल बचा और इसको लेकर अब शिकायत दर्ज कराई। हमारे वार्ड में रिटायर हुआ है बीएसएफ का जवान, वो सर मेरे को 3 बार पहले भी मना कर चुका है। इसको भी धमकी दी है उसने कि यहाँ पे आते ही गाड़ी से बंद करवा दिया अगर हूटर को, जो ऊपर बसता है ना स्वच्छ भारत का इरादा, उसे बंद करवाने के लिए बोलता है। आज सर मैं ध्यान नहीं रहा, मैं उसके घर के बाहर बंद नहीं करा। सर वो आया, मुझे गाली गलौज करने लगा, कहने लगा तुझे समझ नहीं आती, तुझे मैंने उस दिन भी बोला था, कह रहा तेरा टाइम खराब ला दूंगा। सर 2-3 आज क्या हुआ? हाँ आज की तो बता रहा हूँ सर। अच्छा। ये तो 2-3 लेडीज और 2-3 जेंट्स सर मेरी हिम्मत में बोलने लगे कि भाई तू अगर इसे बंद करवा देगा तो हमें पता कैसे चलेगा गाड़ी आई है। तो सर जी वो उल्टा सीधा बोलने लगा, कह रहा जान से मार दूंगा इसे, तो ये टैग नहीं, मैं इसे भी बंद कर दूंगा। सर पिस्टल लेके आया अंदर से, उसने 2 फायर करी मेरे ऊपर। मैं गाड़ी से कूद के भागा तो एक तो सर मेरे ऊपर से गई है, एक नीचे जमीन पे लगी हुई है। मैंने पुलिस वालों को भी दिखाया था वहाँ पे, उसने 2 फायर करी है। फिर जो मेरी हिम्मत में बोल रहे थे ना, उनके बीच दोनों की मारपीट हुई है। मैं सर चौकी आ गया था। खबर बिजनौर से है जहां दरिंदों ने मासूम के साथ हैवानियत की। 2 बच्चियों के साथ दुष्कर्म किया गया। शादी समारोह में ये बच्चियां आई थी और जंगल में 6 साल और 5 साल की बच्ची के साथ हैवानियत की गई। पीड़िता के परिजनों ने थाने में तहरीर दी है और पुलिस की कई टीमें आरोपियों की तलाश कर रही हैं।
शेरकोट थाना क्षेत्र के वाजिदपुर इलाके का यह मामला है। तो शादी समारोह में आई 2 मासूम बच्चियों के साथ हैवानियत की गई। एक बच्ची 6 साल की, एक 5 साल की। पीड़िता के परिजनों ने थाने में तहरीर दी है। पुलिस इन हैवानों की तलाश कर रही है। तो शेरकोट थाना क्षेत्र के वाजिदपुर इलाके का यह मामला है। और बुलंदशहर में नाबालिग बेटी से दुष्कर्म के मामले में बुलंदशहर कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। गवाही के दौरान माता पिता के मुकरने के बावजूद बेटियों ने लड़ाई जारी रखी। नतीजा यह हुआ कि बेटियों का संघर्ष रंग लाया, आरोप सच साबित हुए और कोर्ट ने दोषी को 20 साल की सजा के साथ साथ 36,000 रुपए का जुर्माना लगाया। कोर्ट के इस फैसले ने 5 साल बाद पीड़ित बेटियों को न्याय मिला। पूरे मामले में सरकारी वकील ने पीड़ित बच्चियों का पूरा जो साथ है वो दिया उनके संघर्ष में। मुजफ्फरनगर से खबर है, जहां तारकुल के ड्रम में आग लग गई और आगने से मोबिल ऑयल जो है वो वहां उसमें आग लगी। गोदाम में हड़कंप मच गया। 2 फायर कर्मचारियों समेत 3 लोग इसमें झुलस गए। फायर सर्विस टीम मौके पर आग बुझाने में जुटी है। नगर कोतवाली के चरथावल मार्ग का यह मामला है। लखनऊ में आग लगने का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा। महानगर स्थित होटल रिट्स कॉन्टिनेंटल के ऊपरी हिस्से में आग लग गई। सूचना पर दमकल विभाग की 4 गाड़ियां पहुंची और दमकल विभाग ने कुछ ही वक्त में आग पर काबू पा लिया। मेरठ में 2 पक्षों में विवाद हुआ। विवाद के दौरान एक पक्ष के 2 व्यक्ति घायल हो गए। दोनों व्यक्तियों ने थाने पहुंचकर अपनी तहरीर दी। मामले की छानबीन में पुलिस जुटी है। आरोपी फिलहाल मौके से फरार हैं, उनकी तलाश की जा रही है। तो 2 पक्षों के बीच विवाद हुआ और विवाद इतना बढ़ गया कि मारपीट में तब्दील हो गया, जिसमें 2 लोग घायल हुए। घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। और हाथरस में शातिर चोरों ने पुलिसकर्मी के बंद घर को निशाना बनाया। चोरों ने बंद घर के ताला तोड़कर लाखों के माल को चुरा लिया। चोरी की घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और अब चोरों की तलाश कर रही है। तो पुलिसकर्मी के घर पे ही चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दे दिया। हाथरस का यह मामला, चोरों में ना पुलिस का डर है ना प्रशासन का।